सुबह सपा की बैठक के बीच ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। वो कहते हैं कि भाजपा जमीन पर काम करती है, अखिलेश यादव एसी में बैठकर काम करते हैं। ये ओपी राजभर का बयान है। अखिलेश नहीं रखेंगे साथ तो मायावती से करेंगे बात। ओपी राजभर का यह बयान। गठबंधन में दरार कितनी बड़ी है और इस गठबंधन में चीजें कितनी अलगाव की तरफ जा रही हैं, यह बयान उसकी तरफ एक और मजबूत इशारा है। वाराणसी में सुबह सपा की बैठक के बीच ओम प्रकाश राजभर ने एक और बड़ा बयान दिया है। ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की है कि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर काम करती है और अखिलेश के बारे में कहते हैं कि अगर अखिलेश साथ नहीं रखेंगे तो मायावती से बात करेंगे। ओम प्रकाश राजभर का बयान। नीतीश पांडे जो हमारे संवाददाता हैं वाराणसी के, उनसे बात की है ओम प्रकाश राजभर है तो पूर्वांचल उसमें अहम भूमिका निभाता है। तो जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का आपने हाथ थामा है, आने वाले दिनों में हम संकेत क्या लें, किस तरह के संकेत? समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आपको किनारा करती हुई दिखाई दे रही है, भाजपा आपको जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। हम इसे क्या माने? अगर इशारों की बात करें तो इशारों में बता दीजिए, अगर सीधी बात करें तो सीधा बता दीजिए। देखिए, अभी तो हम अखिलेश जी के साथ हैं। जिस दिन अखिलेश जी कहेंगे कि हम आपको अपने साथ नहीं रखेंगे, अकेले लड़िए, तो फिर हम मायावती जी से बात करेंगे। मायावती जी के साथ? मायावती जी से बात करेंगे और उनकी पार्टी से गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे। बसपा से गठबंधन मुलाकात हुई है इधर बीच किसी से? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, बातचीत हुई है। ओम प्रकाश जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपका समर्थन भाजपा को जाता है, आप हैं अभी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, अगर वो साथ छोड़ते हैं तो आप बसपा के साथ जाएंगे। ये बात, ये त्रिकोणीय है क्या? आप हंस भी रहे हैं, खुल के कुछ बता नहीं रहे। सही बता रहा हूँ। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच को, महात्मा ज्योतिबा फूले की सोच को, छत्रपति साहू जी महाराज की सोच को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई किया तो माननीय कांशीराम जी ने किया। उसी बात को हम लोग भी टिमटिमा रहे हैं, उसी बात को मायावती जी भी टिमटिमा रही हैं। हम तो अखिलेश जी और मायावती जी से, दोनों लोगों से कई बार आप लोगों के माध्यम से मिल तो नहीं सका, लेकिन जिससे मिला उससे भी कहा। हमने कहा कि भाई, जब दोनों लोग चाहते हो कि गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, वंचित की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो, तो फिर आपस में क्यों लड़ रहे हो? अखिलेश जी मायावती को ख़त्म करना चाहते हैं, मायावती जी अखिलेश को ख़त्म करना चाहते हैं, तो दोनों लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? जब लड़ाई एक ही है, सब लोग चाहते हो कि जातिवाद जनगणना हो, तो फिर एकजुट होकर लड़ो। सब लोग चाहते हो कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा है, तो फिर एक साथ क्यों नहीं लड़ते हो? सब लोग चाहते हो कि महंगाई से निजात दिलाया जाए, तो एक साथ क्यों नहीं लड़ते हो? हम तो आपके माध्यम से दोनों नेताओं से कहूँगा, हमें साथ मत लेना, लेकिन आप दोनों लोग साथ होकर लड़ो। ये अति पिछड़े समाज के लोगों को, मुसलमानों को धोखा देना बंद करो। दोनों लोग धोखा दे रहे हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में बर्बाद हो रहे हैं और समाज बर्बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं। जो भी प्रधानमंत्री बना वो तो अपना काम होने करता है। बीजेपी के जो नेता है वो क्या कर रहे हैं? साहब देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ऐसी व्यवस्था बना के दिया है, उस कुर्सी पर जो भी बैठेगा वो 2 कदम आगे ही जाएगा, पीछे नहीं जा सकता। क्योंकि अगर किसी ने सिंगल सड़क बनाई है, आबादी बढ़ी, गाड़ियाँ बढ़ी, तो अगला जो भी आएगा, चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, तो उस सिंगल सड़क को डबल सड़क करेगा। डबल सड़क है तो उसको 4 लेन में करेगा। वो कभी उस सड़क को काट करके खड़ंजा नहीं बना सकता। तो जितने भी प्रधानमंत्री बने हों, चाहे मुख्यमंत्री बने हों, जो भी कुर्सी पर बैठेगा वो 2 कदम आगे ही जाएगा, 1 कदम जाएगा नहीं जाएगा तो जहाँ है वहीं बैठे रहेगा खाली। मुख्यमंत्री जी से इधर बातचीत हुई? लखनऊ तो आप जाते ही रह रहे हैं, लखनऊ इधर बीच तो मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई? चूँकि 2024 भी आने वाला है, तो इधर बातचीत। हम सबसे मिलते हैं। हम तो केजरीवाल से भी मिलते हैं, हम योगी जी से भी मिलते हैं, हम अमित शाह से भी मिलते हैं, अखिलेश से भी मिलते हैं, उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, संजय राउत से मिलते हैं, हम लालू यादव जी से मिलते हैं, नीतीश जी से भी जाके मिला हूँ।
अमित शाह जी से कुछ खास बातचीत हुई फिर? नहीं, बस वो राष्ट्रपति के चुनाव की बात है। उसके बाद की बीजेपी भी आप जैसे बता रहे हैं हमेशा चुनावी मोड में रहती है, आप भी चुनावी मोड में एकदम बता ही रहे रहते हैं। उनका काम है, वो पार्टी चला रहे हैं, सत्ता में है, तो सत्ता पाने के लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा ना। तो वो संघर्ष में अपना है, इस नाते सत्ता में है। जो एसी में चले गए, एसी से नहीं निकल रहे हैं तो वो एसी में हैं। चाहे कांग्रेस को देखिए, चाहे बसपा को देखिए, जो एसी में जाएगा, हम भी एसी में बैठे रहें तो हमारा भी वही असर होगा जो कांग्रेस और बसपा का असर है। लेकिन बीजेपी एसी में नहीं है। तो उनके लोग काम कर रहे हैं, धरातल पे काम करते हैं। इस काम के पीछे कौन है? अमित शाह जी हैं या पार्टी का संगठन है, मुख्यमंत्री हैं या कौन है? अब उनके पार्टी से पूछिएगा तो हम बताएंगे। अब दूसरे के पार्टी का हम कहा जाने का हाल वहाँ। मतलब इन लोगों को सीख लेनी चाहिए उन लोगों से जो लोग एसी में हैं, आपके अनुसार? देखिए, मैं आजमगढ़ बाई इलेक्शन जब था, 12 दिन 45, 46, 47 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता था। दिन भर हम 13-14 मीटिंग मैं करता था, 300 अपनी पार्टी के नेताओं को लेके था। कुर्ता पैजामा चड्ढी गंजी सब भीग जाते थे, इतनी गर्मी थी, लेकिन हम लोग डटे रहे। तो जो धरातल पर असेसमेंट हमने किया रिजल्ट आने के बाद कि काश अगर अखिलेश यादव जी आ गए होते तो हमारी मर्यादा भी बच गई होती और समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई होती। 2024 के लिए नसीहत भी बता दीजिए कि किसके बता ही दिए हैं। अब उनको तो बता दिए कि भैया हमको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। हम उनको सलाह नहीं दे रहे हैं, हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। उनसे भी कह रहूँगा कि जहाँ हैं वहीं पड़े रहिए, बस जहाँ हैं आप वहीं पड़े रहिए, अच्छा रहेगा। तो ओम प्रकाश राजभर जी बात खुलकर कर रहे हैं और इसके साथ ही ये भी बता रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी का साथ छूटा तो आगे बसपा से हाथ मिला सकते हैं, लेकिन आज जो बैठक है वो संगठन को मजबूत करने के लिए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। नीतीश पांडे जिनसे अभी बात कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर, हमारे संवाददाता वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए अब उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि उन्होंने क्या देखा और समझा। नीतीश, आपने जो बातचीत की अभी ओम प्रकाश राजभर से, उसमें उन्होंने जो 2-3 बातें कही, ये लाइन हमें पिछले कुछ दिनों से उनकी दिखाई दे रही है। लेकिन निश्चित रूप से उनसे बातचीत में आपने बहुत सारी ऐसी बातें भी महसूस की होंगी जो ओम प्रकाश राजभर अपनी जबान से नहीं कह पाए। वो बातें आपने क्या महसूस की, हमारे दर्शकों को बताएं नीतीश। राजेंद्र जी, अभी थोड़ी ही देर में ओम प्रकाश राजभर की यहाँ पर संगठन वाली बैठक शुरू होने वाली है। लगभग 11 से 11:30 के बीच का समय है और थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। लेकिन जो बातचीत हमने उनसे की उसमें साफ तौर पर संकेत इस बार खास दिखाई दे रहे हैं और खास कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ाव के भी दिखाई दे रहे हैं। जुड़ाव इसलिए कि एक और तो वो ये कहते हैं कि जब हमेशा से, मतलब इसके पहले भी ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि जब हम समाजवादी पार्टी का अगर साथ छोड़ देंगे तो हम बसपा से हाथ मिला सकते हैं। लेकिन बसपा से हाथ मिला सकते हैं तो उसके साथ ही कहीं ना कहीं उनको बसपा में कमियां भी दिख रही हैं, और कमियां वो एसी वाली कमियां दिख रही हैं जो कि बैठकर कहीं ना कहीं ज़मीन पर न उतरकर काम करने वाली जो चीज़ है वो दिखाई दे रही है। लेकिन इसके इतर भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। यानी साफ तौर पर अगर इसको राजनीतिक भाषा में अगर बात करें तो इसको साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर की इस समय की पसंदीदा जमीन पर उतर कर काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो राजनीतिक ऊँट है वो किस करवट बैठता है। लेकिन अभी ओम प्रकाश राजभर का जो कहे कि एक तरह से संकेत ओम प्रकाश राजभर के जो हैं वो बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी के लोग जमीन पर काम करते हैं नीतीश, ये बयान उन्होंने दिया है, ये बयान उन्होंने दिया है नीतीश। लेकिन वो खुलकर ये भी कह रहे हैं कि अगर अखिलेश जी उनको साथ नहीं रखेंगे तो वो मायावती से बात करेंगे। ये भी वो खुलकर कह रहे हैं। ये बात सही है कि उन्होंने कांग्रेस और बीएसपी का नाम लिया और इनको उस कैटेगरी में रखा जो एसी में बैठकर राजनीति करते हैं। लेकिन खुलकर वो ये भी कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव उन्हें साथ नहीं रखेंगे तो वो मायावती और उनके दल से बातचीत करेंगे। नीतीश, राजेंद्र जी, देखिए ओम प्रकाश राजभर जी का ये अंदाज है, वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और अगर होता कुछ और है तो उसके साथ भी चले जाते हैं। तो अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी वर्तमान की जो स्थितियां थी उसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि जब हम अगर समाजवादी पार्टी से दूर हुए तो बसपा के साथ चले जाएंगे। लेकिन दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक, उनका ये कहना कि जिस तरह से
जमीन पर उतर के संगठन को मजबूत करने का हम काम करते हैं। हम जगते हैं तो पार्टी जगती है, हम सो जाते हैं तो पार्टी सो जाती है। 24 घंटे हम लोग जमीन पर उतर के काम करने की जहां पर जरूरत समझते हैं, मादा रखते हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को भी कहते हैं कि वो भी जमीन पर उतर कर काम कर रही है, एसी में नहीं बैठे हुए लोग हैं और उसका नतीजा जमीन पर दिखाई दे रहा है। तो आने वाले 2024 के चुनाव की जो नई कहे कि न्यू दूसरे दलों, छोटे दल जो पूर्वांचल में जो दल वोटों को साधते हैं, उसके संकेत यहाँ से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र जी, अगर आपको बात ये पूरे बयान पर अगर आप गौर करेंगे तो बसपा से जुड़ाव का बयान जरूर है, लेकिन उस बयान के बाद एक हंसी है और इस हंसी के पीछे कई राज छिपे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे बातचीत की कि आप हंस रहे हैं, खुल के नहीं बता रहे, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। लेकिन सही बोलने के पीछे हंसी जो है, हंसी कई बातें गवाही के रूप में दे रही है और गवाही कहीं ना कहीं ये संकेत भी दे रही है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं नीतीश सिर्फ हंसी बीजेपी से सिर्फ हंसी की बात ही नहीं है। नीतीश वो आपस में कई बार विरोधाभासी बातें करते हैं। जैसे जब वो मायावती से हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं तो साथ साथ वो ये भी आरोप लगाते हैं मायावती पर, बीएसपी पर, अखिलेश यादव पर कि ये लोग अति पिछड़ों और मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। वो ये भी साथ में कह रहे हैं आपसे कि इन दोनों कम्युनिटीज को धोखा देना बंद किया जाए और दोनों साथ आए। और आगे बढ़कर वो ये भी कहते हैं नीतीश कि भले हमसे ये लोग गठबंधन ना करें, लेकिन आपस में मिलकर चुनाव लड़ें और इनके हितों के लिए चुनाव लड़ें। तो आपस में बहुत सारी विरोधाभासी बातें हैं नीतीश जी। राजेंद्र जी, और यही विरोधाभासी बातें जो मैं कह रहा हूं वो संकेत के तौर पे देखने को मिल रही है। आप अगर किसी से सीधे सीधे संबंध जोड़ने की बात करेंगे तो उसकी सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिखेंगी, उसके साथ अगर बुराइयाँ दिखती हैं तो उस लेवल की नहीं दिखेंगी जो दिख रही हैं। यानी आप जुड़ने की भी बात कहते हैं और पिछड़ों और मुस्लिमों को ठगने की भी बात कहते हैं कि वो जो दल हैं वो ठग रहे हैं। इसके साथ आप ये भी कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों लोग एक साथ मिलकर काम करें। तो जब दोनों लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो आप उनसे कैसे जुड़ेंगे? आप समाजवादी पार्टी का जब साथ छोड़ के फिर बसपा से कैसे जुड़ जाएंगे? यानी अगर वो विरोधी है तब आप उनके पास जाएंगे और अगर उनके पास नहीं जाते हैं तो फिर आप तीसरे किसके पास जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिला जुला कर अभी तक मैंने जो इनसे बातचीत में संकेत पाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी आधार पर पाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर उतरकर काम करने वाली पार्टी। बिल्कुल ये बड़ा बयान है, बिल्कुल बड़ा बयान है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीन पर उतरकर काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश आपका। और आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। लखनऊ में पुजारी की गला रेत कर हत्या किए जाने की सनसनीखेज खबर इस वक्त हमें मिल रही है। नगराम थाना इलाके के समेसी गांव में नटवीर बाबा मंदिर परिसर में पुजारी की गला रेत कर हत्या किए जाने की खबर है। अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से पुजारी की गला रेत कर हत्या कर दी है। गांव के बाहर स्थित नटवीर बाबा मंदिर परिसर में बनी कच्ची झोपड़ी के बाहर सोते वक्त बदमाशों ने पुजारी को मौत के घाट उतार दिया है। चारपाई पर खून से लथपथ पड़ा मिला है पुजारी का शव। सूचना के बाद इंस्पेक्टर नगराम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। बड़ी खबर लखनऊ से और बहुत सनसनीखेज खबर। सोते हुए पुजारी की गला रेत कर हत्या। हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त। विवेक, और क्या जानकारी मिल रही है आपको इस हत्याकांड के बारे में? देखिए राजेंद्र, जिस तरह से ये वारदात सामने आई है उससे लग रहा है कि कोई रंजिश है और कुछ अवैध संबंधों का भी मामला हो सकता है। जो पुलिस अभी वहां पहुंची है, मौके पर छानबीन कर रही है। कल रात देर रात किसी वक्त की घटना है, क्योंकि अभी शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ही सारी चीजें स्पष्ट होंगी कि हत्या किस समय हुई है। एक टेंटेटिव टाइम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाएगा कि इतने बजे के बीच में उसकी मौत हुई है। तो अभी तो फिलहाल शुरुआती छानबीन है। अभी पुलिस को कुछ मिला भी नहीं है कि जिस धारदार हथियार से हत्या की गई है, जिससे उनकी गर्दन काटी गई है, वो भी हथियार भी नहीं मिला है। पुलिस आसपास सर्च कर रही है। जो डॉग स्क्वाड है वो बुलवाया गया है। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलवाया गया है। चूंकि जो मृतक पुजारी हैं राजेश रावत, उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि अवैध संबंधों के चलते ही ये घटना की गई है। हालांकि अभी कोई स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। अधिकारी कह रहे हैं कि 2-3 वजह हो सकती हैं। गांव में कुछ लोगों से उनका विवाद भी था, रंजिश भी चलती थी और कुछ संबंधों की बात भी सामने आई है। कुछ लेन देन के भी मामले ऐसे सामने आए हैं
जिसको लेकर छानबीन की जा रही है। कई लोगों से लेन देन भी था, जमीन का एक विवाद सामने आया, तो 4-5 बिंदुओं पर अभी पुलिस छानबीन कर रही है और सबसे पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परिवार वालों से भी उनसे संपर्क किया जा रहा है। राजेश रावत के परिवार वालों से संपर्क करके उनको जानकारी दी जा रही है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि कौन कौन सी वजह हो सकती है इस निर्मम हत्याकांड के पीछे की। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। इस बड़ी खबर के बाद आपको बताएं कि डिजिटल भूजल संरक्षण सप्ताह के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री देखिए कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। कल हम सब ने लिया है और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का को भी आप देख सकते हैं लाइव, और ये लखनऊ से तस्वीरें सीधी आपकी स्क्रीन पर। स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, और भी लोग हैं वहां पर। तो दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और इस तरीके से इस सप्ताह धन्यवाद का उद्घाटन किया गया है। माननीय अतिथि देवो भव की परंपरा को डिजिटल निर्वहन भूजल करेंगे रथ और सबसे फ्लैग ऑफ पहले निवेदन करने की तैयारी है। करेंगे प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन से कि कृपया हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी को ये तुलसी का पौधा जो कि जीवनदायिनी है और प्राणदायिनी का प्रतीक है वो समर्पित करें, उनको भेंट करें, और साथ ही साथ एक पुष्प कलिका भी। मैं निवेदन करूंगी पुनः प्रमुख सचिव महोदय जी से कि हमारे मध्य माननीय जल शक्ति मंत्री जी हैं, उनका स्वागत अभिनंदन पुष्प कलिका से और इस शमी के पौधे के माध्यम से करें। स्वागत अभिनंदन वंदन। मैं निवेदन करूंगी श्री वीके उपाध्याय निदेशक भूगर्भ जल विभाग कि हमारे मध्य श्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं, माननीय कृषि मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, आपका स्वागत अभिनंदन इस पौधे के माध्यम से करें और पुष्प कलिका के माध्यम से। और हम सबके मध्य श्री रामकेश निषाद जी हैं, माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार, आपका स्वागत अभिनंदन। स्वागत अभिनंदन वंदन। मैं बहुत ही आदर के साथ श्री अनुराग श्रीवास्तव जी प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से निवेदन करूंगी कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें और साथ ही साथ इस कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय भी दें। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भूजल सप्ताह के आयोजन के भूजल सप्ताह के उद्घाटन के अवसर पर पधारे हुए हमारे आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी और कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी और हमारे राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, मंच पर आसीन अन्य हमारे साथी और अन्य साथीगण सभी लोगों को इस अवसर पर आज भूगर्भ सप्ताह का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाना है और जो 10 जनपद अटल भूजल योजना में लिए गए हैं उन जनपदों के लिए एक LED वैन का वो झंडी दिखा के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से उसका शुभारंभ करेंगे। अन्य कुछ बात कहने के अलावा मैं केवल इतना बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सक्षम निर्देशन में 2017 से 2021 के बीच में जो भूगर्भ जल के जो डेटा होते हैं कलेक्ट किए जाते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर CGWB से, उनमें उत्तर प्रदेश में पहली बार 35 जिले में भूजल का स्तर बढ़ा है। ये सबसे पहले ना भूतो है, भविष्यति तो नहीं जानते पर ऐसा भूत में नहीं हुआ है कभी। और इसी प्रकार से हमारे 82 ब्लॉक ऐसे थे कि डार्क श्रेणी में आते थे, अतिदोहित और क्रिटिकल में, जो 2017 में उन 82 में से 25 ब्लॉक उस श्रेणी से निकल गए हैं। और ये एक मेजर अचीवमेंट यूपी के लिए भूगर्भ जल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपने इस अवसर पर आकर हम लोगों को कृतार्थ किया। आपके साथ में हमारे माननीय मंत्री श्री रंजीत सिंह जी ने हमें कृतार्थ किया, माननीय शाही जी ने और माननीय निषाद जी ने कृतार्थ किया। हम आप सबके इसके लिए बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो
जल सप्ताह का उद्घाटन ये कार्यक्रम, और आज भूजल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं मुख्यमंत्री। कार्यक्रम का दीप जलाकर उन्होंने शुभारंभ किया। तो खबर यह है कि 16 से 22 जुलाई तक का भूजल सप्ताह मनाया जा रहा है। गिरते भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया गया है। सीधा आपको वहीं ले चलते हैं, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में जहां भूजल की मांग में प्रत्याशित वृद्धि हो रही है, वहीं अनियंत्रित और अविवेकपूर्ण दोहन तथा पुनर्भरण के अभाव में इसकी उपलब्धता एवं गुणवत्ता में जो कमी आ रही है, उसके प्रति प्रत्येक प्रदेशवासी को जागरूक कर सकें और उन्हें बता सकें कि अगर हम कहीं से जल ले रहे हैं तो आखिर उसकी भरपाई कहीं से तो होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में पैसा जमा किया है और उस पैसे को केवल निकालता रहेगा और वहां पैसा जमा नहीं करेगा, तो एक समय आएगा कि अकाउंट उसका खाली हो जाएगा। और यही भूगर्भीय जल की स्थिति हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश ने भी भूगर्भीय जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम 2019 प्रख्यापित किया है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो एक थीम थी, कैच द रेन, इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने 2019 में प्रारंभ किया था। इसी योजना के अंतर्गत प्रदेश में अमृत सरोवरों के निर्माण की कार्रवाई हम लोगों ने पूरे प्रदेश को, इसे केवल 10 जनपदों तक सीमित नहीं रखा था, पूरे प्रदेश को इस पर इससे लागू किया था। और जिस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र, अलग अलग मॉडल खड़े किए थे। खासतौर पर बरसात के जल को जो बह जाता है, इस जल की एक एक बूंद के संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कार्रवाई। आप जानते होंगे कल प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को राष्ट्र को समर्पित किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में हम लोगों ने यह व्यवस्था की है कि हर 500 मीटर की दूरी पर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी वहां सुनिश्चित करें, और यह कार्य सफलतापूर्वक वहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में हम लोग तैयार कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पहले ही से तय किया है कि विकास प्राधिकरणों के द्वारा एक निश्चित जो हमारे शासकीय भवन हैं, उन सभी में अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। जल की एक एक बूंद के संरक्षण के लिए व्यापक पैमाने पे अलग अलग मॉडल खड़े किए गए। एक वाराणसी मॉडल है, जिसमें पुराने पड़ चुके हैंडपंप, जो इंडिया मार्क का हैंडपंप थे, जो आप जिन्हें एक प्रकार का बेकार मान लिया जाता था, उनके ऊपर के हैंडल को निकाल करके शेष नीचे तक तो पाइप पड़ा ही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।